आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का एक नया चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है। लफ्ज़ डाइजेशन से मतलब है कि द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, है ना। और पुराने पेपर में इस पर सवाल भी आ चुका है कि द वर्ड डाइजेशन मीन्स, तो वहाँ पर ऑप्शन दे रखा था ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है। अच्छा, अगर हम इस डाइजेशन को एनिमल किंगडम के हिसाब से देखें कि लोअर से लेके हायर एनिमल्स तक क्या मामला है, तो हमें तीन बातें नज़र आएंगी। इस दुनिया में कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं ऑर्गेनिज्म के उनके अंदर डाइजेशन सेल के अंदर होता है, यानी कि इंट्रासेलुलर। कुछ ऐसे भी हैं कि उनके अंदर थोड़ा डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा सेलुलर, और ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। तो तीन कैटेगरी हो, इंट्रासेलुलर, बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, और एक्स्ट्रा सेलुलर। शुरू के जो दो नाम हैं यानी कि प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा, इनके अंदर डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर। उसके बाद जो नेक्स्ट नाम है, जैसे कि पॉरीफेरा के बाद आता है सीलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थ। सीलेंट्रेटा प्लेटीहेल्मिन्थ के अंदर बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, और उसके बाद एस्केल्मिन्थ टू मैमेलिया होगा एक्स्ट्रा सेलुलर। याद रहेगी इतनी बात, ठीक है ना। अगर हम बात करें जैसे डाइजेशन चैप्टर में फूड से रिलेटेड ही बात ही होगी कि द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। ठीक है ना। इसके अलावा थोड़ा बहुत विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं इसके अंदर। अब फूड से हमें क्या फ़ायदा होता है, तो फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा जो इससे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमें मिलते हैं वो ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज में मदद करते हैं, है ना। ये तमाम बातें एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन लिखी हुई हैं। और इसके अलावा उन्होंने एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है कि जो हमारा जब डाइजेशन होता है फूड का, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक मैकेनिकल और दूसरा बायोकेमिकल प्रोसेस। जैसे कि आप खाना चबा रहे हो, है ना, ये मैकेनिकल प्रोसेस हुआ, उधर एंजाइम्स का ही मामला है। अगर डाइजेस्टिव जूसेस आएंगे जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करेंगे, तो मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है ना। जब हम खाना शुरू करेंगे तो बक्कल कैविटी से बातें स्टार्ट होंगी। एनसीईआरटी में एक लाइन ये भी लिखी हुई है कि जो बक्कल कैविटी है ये दो काम करती है, एक तो मैस्टिकेशन ऑफ फूड और दूसरा फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग। क्या इतनी बात समझ में आ रही, ठीक है ना। तो इधर हम बक्कल कैविटी और उसमें पहला टॉपिक हम लेते हैं टीथ। टीथ से रिलेटेड कुछ बातें आपको पहले से ही याद होंगी, जैसे कि द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज एनामल एंड द बल्क ऑफ टीथ इज फॉर्म बाय डेंटाइन, ठीक है ना। और एनसीईआरटी में एक लाइन ये भी लिखी हुई है कि द मोस्ट ऑफ द मैमल्स हैव थिकोडोंट, डायफाइडोंट और हेटेरोडोंट टीथ। थिकोडोंट मतलब टीथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट, जैसे कि जॉबोन के जबड़े में टीथ एम्बेड होते हैं। डायफाइडोंट मतलब टू सेट्स ऑफ टीथ, दो प्रकार के दांत होते हैं, कहलाते हैं मिल्क टीथ और डेसिडुअस टीथ, और दूसरे एडल्ट टीथ और परमानेंट टीथ, ठीक है ना। और हेटेरोडोंट यानी कि चार तरह के दांत होते हैं, सामने वाले जो शॉवल शेप फावड़े की तरह चौड़े से होते हैं इंसीजर्स, नुकीले वाले कैनाइन्स, उसका जो छोटी दाढ़ी होती है प्रीमोलर्स, और लास्ट वाले मोलर्स, ठीक है ना। फार्मूला भी आपने सुना होगा, डेंटल फार्मूला एडल्ट का 2 1 2 3/2 1 2 3, यानी दो इंसीजर्स, फिर एक कैनाइन, फिर दो प्रीमोलर, फिर लास्ट वाले तीन मोलर। यानी डेंटल फार्मूला से आपको हाफ सेट जो टीथ का है ऊपर और नीचे तरह इनका पैटर्न समझ में आ जाता है। दो इंसीजर, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर्स और तीन मोलर, यानी 2 1 2 3/2 1 2 3, ठीक है ना। अगर ये सवाल अगर पूछा जाता है कि एडल्ट बंदे का डेंटल फार्मूला, तो आप बोलेंगे 2 1 2 3/2 1 2 3। यही पूछा जाता है कि 17 साल के बच्चे का क्या है डेंटल फार्मूला, तो आप बोलेंगे 2 1 2 2, यानी जो थर्ड मोलर है उसके बारे में आप ये याद करके चलेंगे तो 11th-12th में कि वो 18 साल के बाद ही निकलता थर्ड मोलर। तो 2 1 2 2/2 1 2 2, ये जो थर्ड मोलर है क्योंकि 18 के बाद ही निकलता है जनरली, इसलिए इसको विजडम टीथ भी बोल दिया जाता है। तो एक थर्ड मोलर इज ऑल्सो नोन एज विजडम टीथ। अगर सवाल आपसे पूछे तो 5-6 साल के बच्चे का डेंटल फार्मूला क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2102/2102। 2102 का मतलब ये हुआ कि उसके अभी प्रीमोलर्स नहीं निकले और लास्ट वाले मोलर भी दो नहीं, थर्ड मोलर तो 18 पे निकलता है। जीरो का मतलब ये कि जो सारे के सारे प्रीमोलर्स ने 5-6 साल के बच्चे के अंदर नहीं होंगे। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो प्रीमोलर्स हैं वो जनरली 10 से 12 साल की उम्र में निकलते हैं, तो वो आपको इतना लंबा डिफरेंस देगा कि आप आसानी से सोच के लगा दो प्रीमोलर्स अभी नहीं निकले होंगे, थर्ड मोलर्स नहीं निकले होंगे। तो एक 5-6 साल के बच्चे का डेंटल हुआ 2102/2102। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये जो दांत हैं हमारे, जैसे कि प्रीमोलर्स हैं और ये थर्ड मोलर हैं, ये ज़िंदगी में एक ही बार निकलते हैं। तो ऐसे दांत जो ज़िंदगी में एक ही बार निकलते हैं वो कहलाते हैं मोनोफायडोंट, और बाकी ये सामने वाले दांत हैं इंसीजर्स, कैनाइन, ये टूटते हैं फिर दोबारा निकल आते हैं। तो प्रीमोलर्स और थर्ड मोलर के अलावा बाकी जितने भी दांत हैं वो एक बार टूट के एक बार निकलते हैं, टूटते हैं फिर दोबारा निकलते हैं, यानी कहलाते हैं डायफायडोंट। तो दो तरह के दांत हैं, मोनोफायडोंट जो ज़िंदगी में एक ही बार निकलते हैं जैसे कि ऑल प्रीमोलर्स एंड थर्ड मोलर, और जो दो बार निकलते हैं वो कहलाते हैं डायफायडोंट। डायफायडोंट में आ जाएंगे इंसीजर्स, कैनाइन्स और फर्स्ट एंड सेकंड मोलर, ठीक है ना। अब अगर हम दांत वाले पोर्शन को देखें तो इधर ये जो गम्स होते हैं हमारे,
गम्स के ऊपर वाला जो पोर्शन है दांत का, ये कहलाता है क्राउन, और वो दांत का पोर्शन जो कि गम्स के अंदर या गम्स के बीच में मौजूद है वो कहलाता है नेक, और बाकी का जो हमारी इधर लोअर जॉ के अंदर एम्बेडेड है पोर्शन कहलाता है रूट। तो दांत के 3 पोर्शन है, क्राउन, नेक और रूट। ठीक, मैं डायग्राम में बना देता ताकि चीज़ें आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो ये मान लीजिए हमारा गम्स का लेवल है, इसके ऊपर जो पोर्शन है ये कहलाता है क्राउन, ठीक है ना। गम्स लेवल में जो दांत का पोर्शन कहलाता है नेक, और नीचे जो सॉकेट में एम्बेडेड है पोर्शन कहलाता है रूट, ठीक है। आप इधर देख रहे हैं ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर मैंने शेड किया कहला रही इनेमल, उसके बाद ये डेंटाइन। तो इसके अंदर क्राउन जो है उसमें दोनों ही पोर्शन मौजूद है, इनेमल और डेंटाइन। तो अगर सवाल आपसे पूछा जाता है क्राउन इज फाउंड बाय, क्राउन ऑफ टीथ इज फाउंड बाय, तो आप बोलेंगे बोथ इनेमल एंड डेंटाइन। लेकिन अगर यही सवाल ऐसे पूछा जाता है कि क्राउन इज कवर्ड बाय, तो क्राउन इज कवर्ड बाय इनेमल, दोनों ही सवाल आ चुके हैं। क्राउन इज कवर्ड बाय इनेमल एंड क्राउन इज फाउंड बाय बोथ इनेमल एंड डेंटाइन, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्राउन, नेक और रूट कौन से पोर्शन से कवर्ड है, तो आप देखो चाहे रूट हो, चाहे क्राउन हो, चाहे नेक हो, इन सब के अंदर डेंटाइन नजर आ रही है। इसलिए एक सवाल आपने बचपन में ऐसे भी याद किया था, बल्क ऑफ टीथ इज फाउंड बाय डेंटाइन, ठीक है ना। इनर मोस्ट इसके अंदर आपको पल्प कैविटी नजर आएगी, इसके अंदर ब्लड वैसे नर्व नजर आ रही हैं, जिसके वजह जब दांत टूटता है तो ब्लड भी निकलता है और आपको तकलीफ भी होती है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक पुराने पेपर में 2 सवाल ऐसे पूछे गए हैं कि इनामल बनाने वाले जो सेल्स हैं वो कहलाते हैं अमीलोब्लास्ट, और डेंटाइन बनाने वाले जो सेल्स हैं वो कहलाते हैं ओडोंटोब्लास्ट। इसके अलावा ये जो टीथ हमारे एम्बेडेड होते हैं सॉकेट्स में, जबड़े के अंदर, यहाँ पर कुछ स्पेशल कोलेजन फाइबर्स इनके एम्बेडेड होने में मदद करते हैं, वो कहलाते हैं शार्पीज फाइबर, ठीक है ना। तो एक बार मैं देख के पढ़ देता हूँ, चीज़ आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो शुरुआत में हमने इसको ऐसे ही कवर किया कि एनिमल किंगडम के हिसाब से देखेंगे तो 3 तरीके का हमें नज़र आएगा डाइजेशन। या तो डाइजेशन हो सकता है इंट्रासेलुलर, या फिर हो सकता है बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, और इसके अलावा हो सकता है एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर नजर आएगा प्रोटोजोआ पॉरीफेरा के अंदर, बोथ इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर, सेलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ से मैमल्स तक आपको नजर आएगा एक्स्ट्रा सेलुलर। फिर आगे एनसीईआरटी की लाइन, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स भी थोड़े अमाउंट में मौजूद होते हैं। फूड क्या क्या प्रोवाइड करता है हमें, फूड प्रोवाइड करता है एनर्जी, और इसके अलावा ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। ये सब एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी में डेफिनेशन दे रखी है डाइजेशन की, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। पुराने पेपर में सवाल आ चुके हैं डाइजेशन वर्ड मीन्स, आपको आंसर लगाना ब्रेकडाउन ऑफ फूड, और ये एनसीईआरटी की लाइन है, सवाल बन सकता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्पनीड बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। तो डाइजेशन के दौरान 2 चीज़ होंगी, मैकेनिकल प्रोसेस होगा और बायोकेमिकल प्रोसेस होगा। एनसीईआरटी की लाइन, द बक्कल कैविटी फॉर्म्स द परफॉर्म, बक्कल कैविटी क्या करती है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, खाने को चबाने में मदद करती है, फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग, खाने को निगलने में मदद करती है, ठीक है ना। फिर पहला टॉपिक हमने लिया टीथ। टीथ में आपने पॉइंट एनसीईआरटी से याद करना है, सवाली कॉम्पिटिशन कई बार आ चुका है कि मोस्ट ऑफ द मैमल्स हैव थिकोडोंट, डाइफाइडोंट एंड हेटेरोडोंट टीथ। थिकोडोंट मतलब टीथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट, डाइफाइडोंट मतलब 2 सेट्स ऑफ टीथ, एक वो कच्चे दांत, दूध वाले दांत जिन्हें बोलते हैं मिल्क टीथ या डेसिडियस टीथ, और दूसरे परमानेंट या फिर एडल्ट टीथ। उसके अलावा हेटेरोडोंट मतलब 4 तरह के दांत होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ये भी पुराने पेपर का सवाल है कि एनामल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, एनामल के अंदर मेनली प्रेजेंट होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ये सवाल कई बार कंपटीशन में आ चुका है, इसलिए आपने सुना भी हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फोरस की जरूरत होती है, इस तरीके से भी लाइन आप याद कर सकते हैं। तो एनामल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, लेकिन कॉम्पिटिशन में मेन वाला सवाल पूछा था, आप याद करें कैल्शियम फॉस्फेट। एनामल इज सिक्रेटेड बाय, पुराने पेपर का सवाल है, आप आंसर याद करेंगे अमीलोब्लास्ट। डेंटाइन इज सिक्रेटेड बाय, आंसर याद करेंगे ओडोंटोब्लास्ट। डेंटल फॉर्मूला से क्या पता चलता है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ टीथ इन 1/2 ऑफ जॉ, इन 1/2 ऑफ जॉ। एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या है, 2123 अपॉन 2123। इसमें 2 इंसीजर्स होंगे, 1 कैनाइन होगा, 2 प्रीमोलर्स होंगे और 3 लास्ट में मोलर होंगे। 17 साल के बच्चे का यानी अभी अकलदार नहीं निकली हुई 3rd मोलर, तो आंसर हो जाएगा 2122 अपॉन 2122, ठीक है। 5-6 साल का बच्चा यानी कि प्रीमोलर्स भी नहीं निकले होंगे, 3rd मोलर भी नहीं निकला होगा, 2102 अपॉन 2102, प्रीमोलर 3rd मोलर्स आर एब्सेंट। मोनोफाइडोंट वो दांत कहलाते हैं जिंदगी में एक ही बार निकलते हैं, जैसे कि ऑल प्रीमोलर्स एंड 3rd मोलर। डाइफाइडोंट इन्हें बोला जाता है जो कि जिंदगी में 2 बार निकलते हैं, तो इन्हें छोड़ के बाकी सारे हो जाएंगे, यानी इंसीजर, कैनाइन और 1st और 2nd मोलर। अब सवाल डायग्राम से पुराने पेपर में पूछे गए, क्राउन ऑफ टीथ इज फॉर्म्ड बाय, अगर पूछा गया इज फॉर्म्ड बाय तो बोलेंगे बोथ इनेमल एंड डेंटाइल, और इज कवर्ड बाय तब आप अंदर बोलेंगे सिर्फ इनेमल, ठीक है ना। बोथ क्राउन एंड रूट इज कवर्ड बाय, तो क्राउन, नेक और रूट वाला सवाल आ गया तो आंसर आएगा कवर्ड बाय, तो आंसर हो जाएगा डेंटाइन। टस्क ऑफ एलिफेंट, ये पुराने पेपर सवाल है, जो हाथी के दांत होते हैं
दे आर मॉडिफाइड अपर इंसीजर्स। तो इंसीजर्स का मॉडिफिकेशन, ऐसे सांप के वो जो टंग है वो भी मैक्सिलरी टीथ का मॉडिफिकेशन, उसका फैंग होता है। द फिक्सेशन ऑफ टीथ विद इन द सॉकेट अकर विद द हेल्प ऑफ थिक बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर कॉल्ड शार्पीज फाइबर, ये आप याद कर सकते हैं। इसके बाद दांतों में जो गैप होता है वो कहलाता है डायस्टेमा। जैसे खरगोश का आपने देखा हो, ऊपर के दो दांत बाहर निकल रहते हैं ना, तो उसका जो डेंटल फॉर्मूला है वो 20-33-10-23 है, यानी ऊपर 2 इंसीजर्स होते हैं, नीचे 1 इंसीजर होता है, 20-33 यानी कि 2033/1023। तो ये 2 के बाद जो 0 आया यहाँ पर दरअसल गैप होता है, तो इनमें पाए नहीं जाते हैं। तो जो नेचुरल गैप होता है दांतों के बीच में वो कहलाता है डायस्टेमा। डायस्टेमा इज द नेचुरल गैप बिटवीन द टीथ। इसके अलावा 1-2 सवाल पुराने पेपर में ऐसे, जो रैबिट और एलिफेंट में लोफोडोन टीथ, ये सवाल खैर अब कॉम्पिटिशन में आएगा नहीं। कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर कार्नेजियल टीथ होते हैं यहाँ पर काटने के लिए गोश्त को, वो सवाल भी कॉम्पिटिशन में नहीं आएगा। एनसीईआरटी बेस्ड ही सवाल आ रहे हैं, इसलिए मेनली आपको इन्हीं बस चीज़ों को फोकस करना है, या 1-2 पुराने पेपर के वो क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी के डायग्राम से कवर हो रहे हैं, जैसे कि इनेमल और डेंटाइन वाले क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। आगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। फिर उन्होंने आगे वाजे किया कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स कहने से मतलब है कि सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज। तो फाइनल पिक्चर ये है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल और उससे रिलेटेड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियाज। तो आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा सलाइवरी ग्लैंड्स। 9-10 से आप सुनते आ रहे हैं कि सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर में होते हैं। ये इधर ये कान के नीचे की तरफ, इस कान के सामने इधर पैरोटिड, इधर एंगल ऑफ जॉ पर, इधर मैंडिबल के सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और जबान के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, तो मैंने यहाँ डायग्राम में दिखा भी रखा है। इधर ये कान के नीचे की तरफ सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड है, इसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, और इधर ये एंगल ऑफ जॉ पर इधर नीचे की तरफ मौजूद है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और सब मैक्सिलरी ग्लैंड को सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी कहा जाता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और ये जो जबान के नीचे है इसको बोला था सबलिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। अब इनसे रिलेटेड कुछ सवाल आप याद कर सकते हैं, या पैरोटिड ग्लैंड पर आप एक सवाल याद कर सकते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, इसके अलावा एक सवाल आप याद कर सकते हैं कि द डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज नोन एज स्टेंसन्स डक्ट, द डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज नोन एज स्टेंसन्स डक्ट, और ये ओपन होती है अपर सेकंड मोलर पर। कहाँ खुल रही है माउथ में? अपर सेकंड मोलर। ये याद करने वाले सवाल, ठीक है ना। इसके अलावा एक सवाल आप याद कर सकते हैं कि जैसे आपको मालूम है कि सलाइवा के अंदर टाइलिन मौजूद होता है ना, जैसे सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं। तो टाइलिन या फिर सलाइवरी अमाइलेज सिर्फ यही निकालते हैं। तो टाइलिन या फिर सलाइवरी अमाइलेज इज सिक्रेटेड ओनली बाय पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है ना। तो क्या क्या याद किया आपने? पैरोटिड ग्लैंड कहाँ मौजूद होता है? तो पैरोटिड ग्लैंड मौजूद है बिलो ईयर्स। पुराने पेपर में ऑप्शन आ चुका है, वैसे तो इन फ्रंट ऑफ ईयर भी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, पुराने पेपर में सवाल आ चुका है, इट इज प्रेजेंट बिलो ईयर्स। दूसरा, इट इज़ द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। तीसरा सवाल, टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज, टाइलिन या फिर सलाइवरी अमाइलेज is secreted only by parotid gland। ठीक है ना। and the duct of parotid gland is known as Stensen's duct and it opens at upper second molar। दोनों तरफ upper second molar पे ओपन हो रही होगी। ठीक है ना। दूसरा है सबमैक्सिलरी ग्लैंड या सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये एंगल ऑफ जॉ पर मौजूद है, एंगल ऑफ जॉ पर। दूसरा मीडियम साइज का होता है, इसकी जो डक्ट है सबमैंडिबुलर ग्लैंड या सबमैक्सिलरी ग्लैंड, उसका नाम है वाल्टन्स डक्ट, वाल्टन्स डक्ट। ठीक है ना। और ये कहाँ ओपन हो रही है? लोअर सेंट्रल इंसीजर्स, लोअर सेंट्रल इंसीजर्स। एक बार फिर से देखेंगे, सब मैक्सिलरी ग्लैंड या सब मैंडिबुलर ग्लैंड मीडियम साइज का होता है और इसकी डक्ट का नाम है वाल्टन्स डक्ट। और वाल्टन्स डक्ट कहाँ ओपन हो रही है? लोअर सेंट्रल इंसीजर्स, जो नीचे वाले दांत होंगे उनके पीछे, लोअर सेंट्रल इंसीजर्स पर। ठीक है ना। इसके अलावा जो तीसरा है वो सबलिंगुअल ग्लैंड, जबान की जो नीचे। इसमें एक सवाल तो आप याद करेंगे, इट इज़ द स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड इज सबलिंगुअल ग्लैंड।
दूसरा सवाल आपने याद करना है, इसकी जो डक्ट है उसका नाम क्या है? सबलिंगुअल ग्लैंड की डक्ट का नाम है बार्थोलिन्स डक्ट, बार्थोलिन्स डक्ट, बार्थोलिन्स डक्ट, या फिर इसको डक्ट ऑफ रिविनस भी बोला जाता है, डक्ट ऑफ रिविनस। ठीक है ना। तीसरा सवाल आप याद कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा सलाइवा इसी से निकलता है सबलिंगुअल ग्लैंड से, मैक्सिमम सलाइवा, मैक्सिमम सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय, आपने याद करना है सबलिंगुअल ग्लैंड। इधर एक सवाल आप ये भी याद कर सकते हैं, पैरोटिड ग्लैंड में एक वायरल इन्फेक्शन हो जाता है पैरामिक्सो वायरस का, उससे बोला था मम्स। एक सवाल आप याद कर सकते हैं, मम्स इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट में इन्वॉल्व वन और बोथ द पैरोटिड ग्लैंड। बाकी हम हेल्थ एंड डिजीज के बारे में बात करेंगे। तो पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट का नाम स्टेनसन्स डक्ट, लार्जेस्ट साइज का होता है। इस सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड ही टाइलिन या सलाइवरी अवेलेज निकालता है। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट का नाम होता है वार्टन्स डक्ट, और ये ओपन हो रही है लोअर सेंटर इंसीजर पर। स्टेनसन्स डक्ट ओपन हो रही है अपर सेकंड मोलर पर, और सबलिंगुअल ग्लैंड की डक्ट ओपन हो रही है फ्लोर ऑफ द माउथ में। कहाँ ओपन हो रही है? इट ओपन्स इनटू द फ्लोर ऑफ माउथ, फ्लोर ऑफ माउथ। और इसकी डक्ट का नाम क्या है? सबलिंगुअल ग्लैंड की डक्ट का नाम है बार्थोलिन्स डक्ट या डक्ट ऑफ रिविनस। ये स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, सबसे ज़्यादा सलाइवा इन्हीं से निकलता है। एक लाइन आप ये भी याद कर सकते हैं, सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है। इलेक्ट्रोलाइट्स में एनसीईआरटी दे रखा है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट आयंस हैं, है ना। बाइकार्बोनेट पर सवाल भी आ चुका है, सलाइवा में होते हैं। और इसके अलावा सलाइवा में मौजूद होते हैं एंजाइम्स। सलाइवा में तो सलाइवरी अमाइलेज होगा, है ना, टाइलिन बोला जाता है, सलाइवरी अमाइलेज। और इसके अलावा लाइसोजाइम सलाइवा के अंदर भी होता है, स्वेट में भी होता है, वैसे तो टीयर्स में भी होता है। लाइसोजाइम एनसीईआरटी यहाँ कवर किया, तो आपको याद होना चाहिए। मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ पूरी बात। एनसीईआरटी से लाए, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है ना। उसके बाद आगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएट विद द एलिमेंट्री कैनाल, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज। उसके बाद हमने ये ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। इनके पॉइंट्स देख लेते हैं। पैरोटिड ग्लैंड के बारे में आपको याद करना है, पैरोटिड ग्लैंड आर द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, सबसे बड़े पैरोटिड है। और सबसे छोटे कौन से? सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड आर द स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है ना। कहाँ मौजूद होते हैं? इन फ्रंट ऑफ ईयर भी याद कर सकते हैं, पुराने पेपर में बिलो द ईयर्स आया है ना, कान के थोड़ा सा नीचे, बिलो द ईयर्स। देयर डक्ट्स ओपन इनटू द ओरल कैविटी नियर अपर सेकंड मोलर। एक पॉइंट आपको ये याद करना है, द डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज नोन एज स्टेनसन्स डक्ट। एक सवाल आपको याद करना है, टाइलिन या फिर सलाइवरी अमाइलेज इज सिक्रेटेड ओनली बाय पैरोटिड ग्लैंड। ये सवाल ही पुराने पेपर में आ चुका है। मम्स इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट में इन्वॉल्व वन और बोथ द पैरोटिड ग्लैंड, ये भी आपको याद कर लेना। सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड में याद करना, दे आर मीडियम साइज सलाइवरी ग्लैंड विच आर लोकेटेड एट द एंगल्स ऑफ लोअर जॉ। देयर डक्ट्स ओपन इनटू द ओरल कैविटी नियर द लोअर सेंट्रल इंसीजर्स। और डक्ट का नाम क्या सब मैंडिबुलर ग्लैंड की? वॉर्टन्स डक्ट। क्या कहलाती है? वॉर्टन्स डक्ट। ठीक है ना। सबलिंगुअल ग्लैंड आर द स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। इनकी डक्ट कहाँ ओपन होती है? फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी में, फ्लोर ऑफ माउथ में। और डक्ट ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड इज नोन एज डक्ट ऑफ रिविनस या फिर बार्थोलिन्स डक्ट। क्या कहलाती है? डक्ट ऑफ रिविनस या फिर बार्थोलिन्स डक्ट। एक सवाल ये भी, मैक्सिमम सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय, तो मैक्सिमम सलाइवा सिक्रेटेड बाय सबलिंगुअल ग्लैंड। सलाइवा में क्या क्या मौजूद है? इलेक्ट्रोलाइट्स और एंजाइम्स। इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस। और एंजाइम्स में दो नाम तो याद कर लेंगे एनसीईआरटी से, सलाइवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है। इसका थायोसाइनेट आयन भी होते हैं सलाइवा में। इस पर ही सवाल आ चुका है कि थायोसाइनेट आयंस और लाइसोजाइम्स एंटीबैक्टीरियल एजेंट हैं जो कि सलाइवा के अंदर मौजूद होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई?